नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है जूझ। और जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं। जूझ मूल मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है और इस मराठी उपन्यास को डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था और यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास का एक अंश हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने आनंद नामक कथानायक के रूप में संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन किया है और जूझ शब्द का अर्थ भी संघर्ष ही होता है। लेखक ने इसमें अपनी पाठशाला जाने की इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति के लिए किए गए संघर्ष का यथार्थ वर्णन किया है। पाठ के शुरू में लेखक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनके पिता और उनकी माता जी थी। उनके पिता का नाम रत्नाप्पा था। लेखक उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। उनका परिवार खेतीबाड़ी करता था और उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला जाने से रोककर खेती के काम में लगा दिया और खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना होता है। परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा, अर्थात खेती अवनति की ओर ले जाएगी। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि लेखक जानते हैं कि अगर लेखक ने यह बात दादा से कही तो दादा इस प्रस्ताव को सुनेंगे नहीं और वह लेखक की बुरी तरह से पिटाई करेंगे। कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था और एक दिन लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था, अर्थात लेखक अपनी माँ की सहायता कर रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने अपनी माँ से बात करने का उचित अवसर समझा और अपने पढ़ने की बात चला दी। परंतु लेखक की माँ भी लेखक के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का समर्थन नहीं कर सकी और लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सूअर की तरह गुर्राता है। फिर लेखक ने अपनी माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ता राव जी से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे, क्योंकि दत्ता राव गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और लेखक के पिता दत्ता राव जी की बात मानते हैं। माँ ने लेखक की इस बात को स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को लेखक और लेखक की माँ दोनों दत्ता राव जी के पास जाएंगे। रात को दोनों माँ और बेटा दत्ता राव के पास गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर ले, तो माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ता राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम करने से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। जब दत्ता राव जी ने यह सब बातें सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। वह भी लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे। तो लेखक ने दत्ता राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं कक्षा की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर दत्ता राव जी को बहुत क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। दत्ता राव ने एक योजना बनाई और लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद कोई बहाना लगाकर तुम भी आ जाना।
लेखक की माँ और लेखक दोनों रत्नाप्पा से बहुत अधिक डरते थे, इसलिए उन्होंने दत्ताराव जी को सचेत कर दिया कि हम दोनों के आने की बात दादा को न बताएं। यह सुनकर दत्ताराव जी ने कहा कि तू उसके सामने निडर होकर मैं जो भी पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा था, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, उसे मेरे पास भेज देना। लेखक का दादा यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह इसे अपना सम्मान समझ रहा था और वह बिना रोटी खाए ही दत्ताराव जी के पास चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? तो लेखक ने बताया, 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। फिर राव जी ने कहा, क्यों? तो उत्तर में लेखक ने कहा कि दादा ने मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। तो राव ने लेखक के दादा रत्नाप्पा से जब यह सच्चाई जाननी चाही, तो उसने लेखक के कथन को, लेखक की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दत्ताराव ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चे को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। तो दत्ताराव जी ने लेखक से कहा, तू कल से पाठशाला जाना, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेकिन लेखक ने अपने उत्तर से दत्ताराव जी को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? तो लेखक ने मना कर दिया और फिर दत्ताराव ने उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में दत्ताराव जी ने रत्नप्पा को बहुत समझाया और दादा ने भी पाठशाला भेजने के लिए हाँ कह दी। अंत में दत्ता जी आनंदा को अर्थात लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। लेखक बताते हैं कि दादा मेरे पाठशाला जाने पर मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे पाठशाला जाना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले जाना, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि आदेश भी देते हैं। आनंदा दादा की सारी बातें सुनते हैं और मंजूर कर लेते हैं। उनका मन आनंद से उमड़ रहा था, परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं, हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं। तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है, बलिष्ठ नहीं होने वाला है तू। आनंदा अर्थात लेखक यह सब बातें सुनते रहे और गर्दन नीची करके खाना खाते रहे। अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर से शुरू हो गया। लेखक गर्मी सर्दी, हवा पानी, भूख प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। खेतों के काम से अब उन्हें थोड़ा छुटकारा मिल गया था। खेतों में काम करने की अपेक्षा अब लेखक को अर्थात आनंदा को मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। वह इस मार को बड़े मज़े से सहन कर रहा था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। आनंदा अर्थात लेखक
कि 5वीं कक्षा में उसकी पहचान के 2 लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था। इसलिए आनंदा किसी अपरिचित की तरह बेंच के एक कोने पर जा बैठा। लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का जिसका नाम चौहान था, वह हमेशा लेखक की खिल्ली उड़ाया करता था। वह लेखक के मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता है और इतने में मास्टर जी आ जाते हैं और गमछा टेबल पर ही रह जाता है। अब लेखक की धड़कन बढ़ गई और लेखक का दिल धक धक करने लगा। तो जब मास्टर जी ने कक्षा में पूछा तो पता चला कि यह शरारत चौहान ने की है, तो वे उसे खूब डांटते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई और छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने लेखक की धोती कई बार खींची थी। तो लेखक का मन उदास हो गया था क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु लेखक ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। गमछा छीनने और धोती खींचने की घटना से लेखक का मन बहुत उदास हो गया था। तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई और नए कपड़े बनवाए। तो वह नए कपड़ों को पहनकर स्कूल जाने लगा। पाठशाला में मंत्री नाम के मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे और वह बच्चों को मारने के लिए डंडे का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूंसा लगाते थे। तो जो शरारती बच्चे होते थे उनके सामने शोर नहीं मचाते थे, उधम नहीं मचाते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का जो शरीर से बहुत दुबला और पतला किंतु बहुत होशियार था, उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। तो कक्षा में उसका खूब सम्मान होता था। यह बसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, परंतु फिर भी मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा अब पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब लेखक की समझ में गणित के सवाल भी आने लगे थे और वह वसंत पाटिल के साथ कक्षा के दूसरे बच्चों के सवाल भी जांचने लगा था। अब लेखक की दोस्ती वसंत पाटिल से हो गई थी और मास्टर जी भी लेखक से प्रसन्न रहते थे। वह लेखक को आनंदा कहकर पुकारते थे। मास्टर के अपनेपन और वसंत पाटिल की मित्रता के कारण अब लेखक का पाठशाला में मन लगने लगा और लेखक के मन में एक विश्वास भी बढ़ गया था। लेखक को जो अध्यापक मराठी पढ़ाते थे उनका नाम सोंदलगेकर था। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते थे तो स्वयं भी उसमें खूब रम जाते थे, अर्थात वह तन्मय होकर पढ़ाते थे। उनका गला सुरीला था और उन्हें छंद और लय का भी अच्छा ज्ञान था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी की कविताएं भी ज़बानी याद थी। जब वह कविता सुनाते या पढ़ाते तो अभिनय भी किया करते थे। मराठी के मास्टर स्वयं भी कविता लिखा करते थे और जब अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें बड़ी तल्लीनता के साथ अर्थात बड़े ध्यान के साथ सुना करता था। आनंदा अपनी आँखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर और दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। कहने का तात्पर्य है कि जब भी मास्टर जी कविता सुनाते थे तो लेखक को बहुत अधिक आनंद आता था। इन कविताओं का लेखक पर यह असर हुआ कि अब उसे खेत में पानी लगाने या ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। पाठ में ढोर शब्द जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि लेखक के जो माता पिता थे वह खेती बाड़ी करते थे, इसलिए लेखक के माता पिता ने जैसे कि गाय, भैंस आदि रखे हुए थे।
तो लेखक जानवरों को चराने के लिए भी जाता था। काम करते करते लेखक मास्टर जी के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता था। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगा था। अब लेखक अपने आप में मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा था। लेखक ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी तो नाचने भी लगता था। खेतों में पानी से क्यारियाँ कब भर जाती थी लेखक को पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा अर्थात लेखक को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में वह कविताएं गाकर नाचता भी था और अभिनय भी करता था। अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता सुनाई थी। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे। इसलिए आनंदा ने अर्थात लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी और लेखक ने मालती लता व कविता दोनों को देखा था। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव पर व गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। इसलिए भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। लेखक कविताओं को गुनगुनाता था और जब कभी किसी रविवार को कोई कविता बन जाती थी तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता था। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि लेखक के पास कागज पेंसिल न होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर ही कविता लिखने लगता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर कविता लिख लेता, और जब वह कविता याद हो जाती तो उसे पोंछ देता था। लेखक जब कविता लिख लेता तो मास्टर जी को दिखाता और कभी कभी तो कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता था। लेखक की कविता देखकर मास्टर जी आनंदा को अर्थात लेखक को शाबाशी दिया करते थे और मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी लेखक को पढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी देते थे और मास्टर जी ने लेखक को कविता करने के अनेक नियम भी सिखाए। मास्टर जी की ये सभी बातें लेखक को मास्टर जी के नज़दीक ले आई। अब लेखक को शब्द का महत्व समझ में आ गया था और लेखक शब्दों के नशे में डूबने लगा था। अब लेखक का अलंकार, छंद, लय आदि को बारीकी से देखने का अभ्यास भी बढ़ रहा था। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मनुष्य के सामने चाहे कितनी ही बाधाएं हों, कितने ही संकट हों, फिर भी उसे सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत और संघर्ष से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार लेखक अर्थात आनंद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और वह बाद में सबका चहेता बन गया। अंत में मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।